Hi guys, in this video we'll discuss some important concepts of operating system like process control block, context switching and process scheduling. Let's start with process control block. Information associated with each process and this process control block is also called task control block. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। जब भी सिस्टम में कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को क्रिएट करते हुए उसका एक डाटा स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा जिस डाटा स्ट्रक्चर में प्रोसेस के इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा। वो डाटा स्ट्रक्चर प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाएगा। तो सिस्टम में चाहे सिस्टम प्रोसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, चाहे यूजर प्रोसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो जब भी एक प्रोसेस क्रिएट किया जा रहा है उस प्रोसेस के साथ उसका एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है जिसमें उस प्रोसेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है जो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी होगी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअली कंप्यूटर की मेन मेमोरी में क्रिएट किया जाएगा, कंप्यूटर की रैम में क्रिएट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिसको स्टोर किया जाता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर की जाएगी वो प्रोसेस स्टेट की इंफॉर्मेशन होगी। प्रोसेस स्टेट, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोसेस डिफरेंट स्टेट के बिटवीन में ट्रांजिट करता है, जैसे कि रेडी स्टेट है, रनिंग से वेटिंग स्टेट हो सकती है, प्रोसेस की सस्पेंडेड स्टेट हो सकती है। तो व्हाट एवर प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा। Another important and necessary information of process is the process number. Process number is called process ID. Process ID प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होगा और ये भी प्रोसेस को उसी टाइम पे असाइन किया जाएगा जब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। ये प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोसेस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिएट किया जाएगा और प्रोसेस को असाइन किया जाएगा और प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में इसको स्टोर किया जाएगा। Another important information is the program counter. प्रोग्राम काउंटर सीपीयू का एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगी उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्लेस करता है। तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली प्रोसेस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस की उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में मौजूद रहेगा। तो प्रोग्राम काउंटर को भी प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्स जो हैं या सेट ऑफ रजिस्टर्स जो हैं उनको भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। एक सीपीयू के कई रजिस्टर्स हो सकते हैं, लाइक एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। तो बहुत से रजिस्टर्स प्रोसेस सेम टाइम पे यूज कर रहा होगा जिसमें उसने अपने डाटा कंटेंट्स को लोड किए होंगे या समटाइम्स प्रोसेस को रजिस्टर्स में लोड किया जाएगा। तो जितने भी रजिस्टर्स इन यूज होंगे प्रोसेस के उन तमाम रजिस्टर्स के कंटेंट्स, रजिस्टर्स के नेम एंड रजिस्टर्स की वैल्यूज जो हैं वो भी प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर की जाएंगी। एंड देन मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि पेज टेबल की इंफॉर्मेशन है, मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट टेबल्स की इंफॉर्मेशन है। तो प्रोसेस की इस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा। एंड लास्ट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में वो तमाम फाइल्स जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको प्रोसेस किसी भी प्रोस्पेक्ट में यूज कर रहा है, वो तमाम फाइल्स उनका रिकॉर्ड जो है वो भी प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखी जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक किस्म का डाटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी जो प्रोसेस की स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम में रिक्वायर्ड होगी।
Next concept is of context switch. When CPU switches to another process, the system must save the state of the old process and load the save state for the new process via context switch. जब मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU स्टेट को स्विच करेगा, जैसे कि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाएगा, तो प्रोसेस की स्टेट चेंज होगी। और जब प्रोसेस की स्टेट चेंज होगी तो प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो उसके पीसीबी का डाटा होगा, वो उसी के साथ अनलोड कर दिया जाएगा और एक न्यू प्रोसेस जो है वो सीपीयू को स्विच करेगा और वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा। तो न्यू इनकमिंग प्रोसेस जो है वो अपने पीसीबी का डाटा जो है वो अपने साथ लेके आएगा ताकि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो एक प्रोसेस इनकमिंग प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस आउटगोइंग प्रोसेस होगा। तो जो आउटगोइंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को सीपीयू अनलोड कर रहा है, उस प्रोसेस को अनलोड करते हुए उसका डाटा भी अनलोड कर दिया जाएगा और डाटा अनलोड करके उसके पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा और न्यू इनकमिंग प्रोसेस जो है उसका डाटा सिस्टम में लोड कर दिया जाएगा बिकॉज अब एक न्यू प्रोसेस जो है वो सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा। ये ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। तो रिमेंबर कि ये कॉन्टेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये कॉन्टेक्स्ट वही नेसेसरी डाटा है जिसको पीसीबी में स्टोर किया जाता है बिकॉज एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट डाटा इंफॉर्मेशन मेंटेन रखनी होती है वो अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन रखता है। एंड context switch time is overhead. It means the system does no useful work while switching। तो जब ये स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है ना कि प्रोसेस की स्टेट चेंज हो रही होती है, एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जा रहा है और एक न्यू प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा है, तो उनके कंटेंट्स जो हैं वो लोड एंड अनलोड किए जा रहे हैं, उनके डाटा कंटेंट्स पीसीबी में स्टोर किए जा रहे हैं, पीसीबी से सिस्टम में स्टोर किए जा रहे हैं, रीस्टोर किए जा रहे हैं। तो मीनवाइल सीपीयू कोई यूजफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो ये टाइम जो है ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम ओवरहेड कहलाएगा। इस डायग्राम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखें जी, प्रोसेस पी नॉट है, प्रोसेस पी नॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जब ये प्रोसेस पी नॉट एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे जाके इसको इंटरप्ट किया जा रहा है। जब प्रोसेस इंटरप्ट होगा तो आफ्टर इंटरप्शन जो प्रोसेस की स्टेट होगी वो पीसीबी नॉट में स्टोर कर दी जाएगी। तो प्रोसेस नॉट इसकी एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हुई, जब इसकी एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हुई तो यहाँ पे इसकी स्टेट को स्टोर किया जाएगा। इट मींस इसके पीसीबी नॉट में इसका तमाम डाटा स्टोर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो कि प्रोसेस 1 है, इसको एग्जीक्यूट किया जाना है। ये इनकमिंग प्रोसेस है, ये आउटगोइंग प्रोसेस है। तो आउटगोइंग प्रोसेस जैसे ही अनलोड हुआ उसका डाटा भी अनलोड करके उसके पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर दिया गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका डाटा रीलोड किया जाएगा। तो ये रीलोड स्टेट किसकी होगी? ये इस प्रोसेस P1 की रीलोड स्टेट होगी। तो रीलोड कहां से होगा? इसके पीसीबी से होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। और ये टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम जो है ये आइडल टाइम कहलाएगा, ये ओवरहेड टाइम कहलाएगा। इस टाइम पे सीपीयू कोई यूजफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज इस टाइम पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जा रही है। एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो अनलोड किए जा रहे हैं और दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट जो हैं उनको लोड किया जा रहा है। तो ये टाइम जो है ये ओवरहेड टाइम कहलाता है। आगे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी और प्रोसेस 1 जो है उसके स्टेट्स को लोड करने के बाद, उसके कॉन्टेक्स्ट को लोड करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। ये प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आके प्रोसेस 1 को इंटरप्ट किया गया। जब अब प्रोसेस 1 इंटरप्ट होगा तो अब ये आउटगोइंग प्रोसेस है।
अब इस आउटगोइंग प्रोसेस के लिए इसकी तमाम कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट इसके पीसीबी में स्टोर कर दी जाएगी। तो प्रोसेस 1 के लिए पीसीबी 1 को यूज किया और पीसीबी 1 में तमाम कंटेंट्स स्टोर कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट इनकमिंग प्रोसेस जो है अब वो प्रोसेस नॉट होगा। तो प्रोसेस नॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी स्टेट रीलोड की जाएगी और रीलोड स्टेट कहां से होगी, उसके पीसीबी से रीलोड होगी। तो पीसीबी नॉट को रीलोड किया गया और रीलोड करने के बाद यहां पे उसकी ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और अगेन ये वो टाइम होगा जो कि ओवरहेड टाइम कहलाएगा। ये ऑपरेशन या ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है, जिसमें सीपीयू एक प्रोसेस के कंटेंट्स जो हैं या कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अनलोड करता है और न्यू इनकमिंग प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट जो है उनको लोड करता है। सीपीयू शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर एक ऐसा शेड्यूलर है जो कि रेडी क्यू में से जितने भी अवेलेबल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और सीपीयू को एलोकेट कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। इसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे रेडी स्टेट में एक टाइम पे बहुत से प्रोसेस मौजूद होंगे। जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में होंगे वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही वो शेड्यूलर है जिसने यहाँ से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रनिंग स्टेट में भेजना है। सिलेक्शन के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो शेड्यूलर होगा जो रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और रनिंग स्टेट में भेज देगा। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कब एक्टिवेट होगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होगा जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आएगा या जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होगा। जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से इंटरप्ट होके रेडी स्टेट में आएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होगा। एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होगा। ये 4 केसेस होंगे जिनके अगेंस्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो एक्टिवेट होगा। जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आएगा तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाएगी। इसी तरह जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से टर्मिनेट होगा तो शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी। अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से इंटरप्ट होगा और रेडी स्टेट में आएगा तो ये इंटरप्टिव शेड्यूलिंग कराएगी या प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की शेड्यूलिंग जो है ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाएगी। Dispatcher module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler। तो short term scheduler जो है एक्चुअली इसने जस्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। तो डिस्पैचर वो कंपोनेंट होगा जो सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस को देगा कि प्रोसेस तो सिलेक्ट हो गया कि अब ये प्रोसेस है, जो शेड्यूलर है उसने प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया कि इस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है सीपीयू पे। अब सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस के पास कैसे आएगा, इसके लिए डिस्पैचर कंपोनेंट यूज किया जाता है। डिस्पैचर वो कंपोनेंट है जो सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस के हैंड ओवर करेगा ताकि प्रोसेस जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू कर सके। और इसी में वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी इसी में परफॉर्म किया जाएगा। एंड डिस्पैच लेटेंसी वो टाइम होगा जो इस कंट्रोल टेक ओवर के लिए यूज किया जाएगा। जब एक प्रोसेस सीपीयू का कंट्रोल टेक ओवर करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, तो ये टाइम डिस्पैच लेटेंसी कहलाएगा। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं उन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगी। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज किया जाता है जिसको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कहा जाता है। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में सीपीयू यूटिलाइजेशन एक शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है।
CPU utilization means that keep the CPU as busy as possible. CPU चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो CPU इसी ने तमाम प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम CPU को मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रखेगा, तो इट मींस कि वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक बेटर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कंसीडर किया जाएगा। Another criteria is known as throughput. Throughput means number of processes that complete their execution per time unit. एक गिवन टाइम में एक कितने प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इवैल्यूएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए हम थ्रूपुट देख सकते हैं कि किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू कितने प्रोसेस इन अ गिवन टाइम कंप्लीट हुए हैं। Turnaround time, it's the amount of time to execute a particular process. किसी एक particular process के एग्जीक्यूशन टाइम को भी हम इवेल्युएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उस टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। टर्न अराउंड टाइम में एक प्रोसेस का तमाम टाइम, उसके सबमिशन से लेके उसके टर्मिनेट होने तक का तमाम टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इस टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। And waiting time is another scheduling criteria. It's the amount of time a process has been waiting in the ready queue. Waiting time वो टाइम होगा जो प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करता रहा, कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में कितनी देर वेट करता रहा। जितना कम वेट करेगा एक प्रोसेस रेडी क्यू में, उतना इफेक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कंसीडर किया जाएगा। And response time is the amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced. तो response time वो टाइम होगा कि एक प्रोसेस सबमिट हुआ एग्जीक्यूट होने के लिए और वो वेट करता रहा, कितनी देर तक वेट करता रहा कि उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल गया। वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसको रिस्पॉन्स मिल गया एग्जीक्यूशन के लिए। ये टाइम इंटरवल जो है ये रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। तो CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, इनको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के तौर पे यूज किया जा सकता है डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो it's desirable for scheduling algorithms to maximize CPU utilization. CPU utilization maximize होनी चाहिए, throughput number of jobs completed in a unit of time मैक्सिमम होने चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए एंड रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।